वेलकम स्टूडेंट्स, दिस इज लेक्चर नंबर 2 ऑन कॉस्ट एलिमेंट्स एंड मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। कॉस्ट अकाउंटिंग का हमने इंट्रोडक्शन किया था लास्ट लेक्चर नंबर 1 में, और आज हम इसी कंटिन्यूटी में लेक्चर नंबर 2 कर रहे हैं। इसमें हम कवर करेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ डायरेक्ट कॉस्ट, कॉन्सेप्ट ऑफ इनडायरेक्ट कॉस्ट, आइडेंटिफिकेशन ऑफ डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट, आइडेंटिफिकेशन ऑफ डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट। अदर इनडायरेक्ट कॉस्ट इसमें कवर करेंगे। फैक्ट्री और मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट क्या होती है इसको देखेंगे, केस एग्जाम्पल करेंगे और कुछ एग्जाम क्वेश्चंस करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। हमने लास्ट लेक्चर में एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट की बात की थी, मटेरियल, लेबर एंड ओवरहेड्स। सो हमने ये कहा था कि देयर आर 3 एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट। 1 इज मटेरियल, नंबर 2 इज लेबर एंड नंबर 3 इज ओवरहेड्स। यानी इन एलिमेंट्स के बगैर प्रोडक्शन किसी भी गुड्स की नहीं हो सकती। तो गुड्स प्रोड्यूस जब भी हम करेंगे हमें इन 3 एलिमेंट्स को हमेशा इनकर करना पड़ेगा। फिर हमने कहा था कि मटेरियल को भी फर्दर 2 हिस्सों में क्लासिफाई कर सकते हैं, लेबर को भी फर्दर 2 हिस्सों में क्लासिफाई कर सकते हैं एंड ओवरहेड्स को भी 3 हिस्सों में क्लासिफाई कर सकते हैं। और फिर साथ में हमने कहा था कि तमाम फैक्ट्री ओवरहेड्स को हम एक जगह समराइज कर लेते हैं, जिसमें इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर एंड फैक्ट्री ओवरहेड्स यानी कि अदर फैक्ट्री एक्सपेंसेस आ जाते हैं, और इन सबको एक ही टाइटल हम देते हैं फैक्ट्री ओवरहेड्स का। ओके, सो द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ कॉस्ट इज मटेरियल। मटेरियल को वी कैन क्लासिफाई डायरेक्ट मटेरियल और इनडायरेक्ट मटेरियल। अब हमें ये देखना है कि इस मार्कर के अंदर डायरेक्ट मटेरियल कौन से कंपोनेंट्स के और इनडायरेक्ट मटेरियल किन कंपोनेंट्स को कह सकते हैं। तो अगर हम इसके जरा कंपोनेंट्स देखें कि इसमें कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं, इसको हमने कहा कि दिस इज डायरेक्ट मटेरियल। डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट आर इजीली ट्रेसेबल कॉस्ट। ये डायरेक्ट मटेरियल है बिकॉज कि ये इस कॉस्ट ऑब्जेक्ट पे, और कॉस्ट ऑब्जेक्ट इज मार्कर, इस मार्कर के ऊपर आप ये बता सकते हैं कि कितना प्लास्टिक लगेगा एक यूनिट को प्रोड्यूस करने के लिए, कितना ग्रीन कंपोनेंट लगेगा और कितना व्हाइट कंपोनेंट लगेगा और कितनी ये निब्स यूज होंगी। तो अगर हम बाकी इन 3 आइटम्स और 4 आइटम्स को देखें जिसमें प्रिंटिंग भी शामिल है, तो क्या हम कह सकते हैं कि ये भी डायरेक्ट मटेरियल होगा व्हाइट, या इनडायरेक्ट होगा? ये भी डायरेक्ट मटेरियल होगा। दिस व्हाइट पार्ट, दिस व्हाइट बॉडी इज आल्सो डायरेक्ट मटेरियल। इसी तरह से ये ग्रीन पार्ट भी डायरेक्ट मटेरियल होगा। और ये जो निब्स हैं इनको भी आप काउंट करके उतने ही ऑर्डर्स देंगे या उतने ही मैन्युफैक्चर करेंगे जितनी आपको जरूरत है, तो आप इन कॉस्ट को इजीली ट्रेस कर सकते हैं। दीज आर डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट। ऑन द अदर साइड जो ये प्रिंटिंग है, ये प्रिंटिंग हो सकता है कोई फ्लेक्सी लेमिनेशन हुई हुई हो प्लास्टिक की, और उस लेमिनेशन के लिए आपको इस ब्लू कलर की इंक की जरूरत हो। वो इंक आपने प्रिंट करके एक शीट के ऊपर फिर उसको बल्क में प्रोड्यूस करवाया हो किसी जगह से, और फिर आपने उनको इन मार्कर्स पे पेस्ट किया हो। तो ऐसा लगता है कि इस इंक की कॉस्ट निकालना और फिर उस प्लास्टिक शीट की कॉस्ट निकालना, इट्स अ डिफिकल्ट आस्क। तो इसलिए हम इसको इजीली या कन्वीनियंटली मेजरेबल कॉस्ट नहीं कहेंगे। तो अगर आपने डिफरेंट तरह के मार्कर्स यूज करने थे और इन सब पे यही शीट्स को प्लेस करना था, तो इसका मतलब है अब ये बताना मुश्किल है कि किस मार्कर पे कितना कॉस्ट लगी, किस जगह हो सकता है कहीं इंक वेस्ट हो रही हो सकता है कहीं प्लास्टिक शीट्स ज्यादा लगी हो। तो यू नो इट इज वेरी डिफिकल्ट टू एसरटेन कि कौन सी कॉस्ट या कितने यूनिट्स पे हम इसको ट्रेस करें। तो इसलिए इनडायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट आर नॉट इजीली आइडेंटिफाइबल एंड conveniently measurable, therefore are charged separately। तो इसको हम कहाँ चार्ज करेंगे? फैक्ट्री एक्सपेंसेस में चार्ज करेंगे। इन एडिशन टू दैट, इनडायरेक्ट मटेरियल की बात सिर्फ यही नहीं खत्म हो गई। इनडायरेक्ट मटेरियल बहुत सारे ऐसे कंज्यूमेबल्स होते हैं जिसमें आप फैक्ट्री के लिए क्लीनिंग कुछ मटेरियल आपने रखा है, आपने कुछ फैक्ट्री में सप्लाईज ला के रखी हैं। सप्लाईज का मतलब कुछ स्टोर्स एंड स्पेयर्स हैं, कुछ आपके ऐसे मटेरियल्स हैं जिनका आपको थोड़ा सा स्टॉक करना जरूरी है, कुछ इस प्रोसेस में से जिससे ये गुजरना है इस मार्कर ने, उसमें आपको इसकी फिनिशिंग के लिए कुछ केमिकल चाहिए होता है। तो यू नो दीज इन्वेंट्रीज आर आल्सो रॉ मटेरियल। उनको भी आप रॉ मटेरियल ही कहते हैं, बट वो रॉ मटेरियल आपका डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल नहीं है, वो इनडायरेक्टली इन यूनिट्स को बनाने में जरूर यूज हो रहा है, बट वो आपको नजर नहीं आ रहा, तो इसलिए आप उसको ट्रेसेबल नहीं कह सकते हैं। इसी तरह से अगर हम लेबर को कंपेयर करें, तो लेबर को भी हम 2 हिस्सों में क्लासिफाई कर सकते हैं, डायरेक्ट लेबर एंड इनडायरेक्ट लेबर। तो पहले डायरेक्ट लेबर और इनडायरेक्ट लेबर को अगर देखें कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट लेबर कौन कौन से हो सकते हैं। ये लेबरर्स हैं जो इस मशीन पे काम कर रहे हैं, और एक ये लेबरर है जिसमें एक फोकलिफ्ट चला रहा है, एक क्लीनर है और एक फोरमैन या सुपरवाइजर टाइप लेबर है आपका। तो इन्होंने
फैक्ट्री में यकीनन किसी न किसी फॉर्म में अपना रोल प्ले करना है, इनको भी वेजेस मिलती हैं, इनको भी वेजेस मिलती हैं। अब हमें आइडेंटिफाई ये करना है कि इसमें से कौन से डायरेक्ट लेबर हैं और कौन से इनडायरेक्ट लेबर हैं। तो डायरेक्ट लेबर एज वी कैन सी कि ये जो लेबर है ये मशीन पे काम कर रहे हैं, इसका मतलब दे कैन ऑपरेट द मशीन, और इस मशीन को चलाने के लिए एक स्किल सेट चाहिए, इसलिए इनके अलावा ये मशीन कोई और ऑपरेट नहीं कर सकता। दैट इज व्हाई दीज लेबरर्स आर कॉल्ड डायरेक्ट लेबर। तो इनको आप क्या कहेंगे, ये डायरेक्ट लेबर है। डायरेक्ट लेबर कॉस्ट आर इजीली ट्रेसेबल कॉस्ट एंड कन्वीनियंटली मेजर्ड ओवर कॉस्ट ऑब्जेक्ट, क्योंकि ये आप आसानी से बता सकते हैं कि इतने लेबरर्स हैं हमारे पास जो मशीन ऑपरेट करेंगे और इतने आवर्स देंगे और हम उनको इतनी पेमेंट करेंगे। तो हम ये एट्रीब्यूट कर सकते हैं कि ये हमारी स्किल्ड लेबर की कॉस्ट क्या होगी और इनके बगैर ये प्रोडक्शन नहीं हो सकेगी। ऑन द अदर साइड, अगर फैक्ट्री का क्लीनर या सुपरवाइजर या ये फोकलिफ्ट ऑपरेटर, अगर ये ड्राइवर इसका नहीं होगा, तो आप किसी और को भी ये काम दे सकते हैं जिसको कार ड्राइव करना आती हो, वो इजीली इस लिफ्टर को चला लेगा। तो इसका मतलब ये हुआ ये हमारे लिए ऐसी वेजेस हैं या ऐसे लेबरर्स हैं जिनको डायरेक्टली इस कॉस्ट पे एट्रीब्यूट नहीं करना, हम इनको इनडायरेक्ट लेबर कह सकते हैं। इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट may be unskilled labor like helper, staff supervisor, cleaner, etc. Therefore are charged to factory expenses, और इनको हम factory expenses में charge करेंगे। Other indirect cost क्या है? Assume करें this is your factory boundary, ये आपकी फैक्ट्री की बाउंड्री है और पूरी फैक्ट्री का आप एक रेंट पे करते हैं या आपने रेंट पे ली है फैक्ट्री। इस फैक्ट्री में कुछ इस हिस्से में ये लेबरर्स हैं जो मशीन ऑपरेट कर रहे हैं। इस फैक्ट्री में किसी जगह पे जनरेटर भी है और ये जनरेटर का फ्यूल या डीजल ये ड्रम में है। तो जो फैक्ट्री रेंट है इतनी जगह अगर इस्तेमाल हो रही है, बट रेंट पूरी फैक्ट्री का इतने बड़े एरिया का दे रहे हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ, क्या आप ये फैक्ट्री रेंट को इस कॉस्ट ऑब्जेक्ट पे अप्लाई कर सकते हैं और ये बता सकते हैं कि कितना रेंट मैं उस मार्कर पे लगाऊं? नो, इट्स वेरी डिफिकल्ट। तो इसको हमें मेजर करना मुश्किल होगा। इसी तरह से जो पावर जनरेटर का फ्यूल है, तो जितना फ्यूल कंज्यूम होगा, तो क्या आप उस कॉस्ट ऑब्जेक्ट पे ट्रेस कर सकेंगे कि एक मार्कर पे कितना फ्यूल लगेगा? नहीं, इट इज अगेन वेरी डिफिकल्ट। इसी तरह से जो फैक्ट्री मशीन आप यूज कर रहे हैं उसमें हर साल कुछ ना कुछ पे डिप्रिसिएशन चार्ज करेंगे, तो क्या आप उस यूनिट पे एक मार्कर पे अगर आप 20,000 यूनिट्स बना रहे थे मार्कर्स के, तो आप कैसे एट्रीब्यूट करेंगे या कैसे ट्रेस करेंगे कि कितनी डिप्रिसिएशन एक मार्कर पे उस दिन लगी है या उस पीरियड में लगी है? तो इट विल बी डिफिकल्ट। ऑन द अदर साइड, इंश्योरेंस पॉलिसी, अगर आपने इस फैक्ट्री की इंश्योरेंस कराई है जिसमें आपने फायर इंश्योरेंस और बगलरी और मशीनरी ब्रेकडाउन, ये सारी इंश्योरेंस आपने कराई है, तो उनकी एक कॉस्ट है। क्या वो कॉस्ट आपको उस कॉस्ट ऑब्जेक्ट पे जो कि आपका एक यूनिट ऑफ मार्कर है उस पे आप ट्रेस कर सकेंगे? अगेन ये भी बड़ा डिफिकल्ट होगा। सिमिलरली आपकी फैक्ट्री में बॉयलर के लिए या और किसी प्रोसेस के लिए ऑक्सीजन, फ्यूल, हीटिंग प्रोसेस होता है, तो क्या आप इनकी कॉस्ट को भी ट्रेस कर सकेंगे? ये कॉस्ट भी डिफिकल्ट होंगी। अगर आपकी फैक्ट्री में कोई इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड से आ रही है, तो क्या आप उसकी कॉस्ट जो कि आपको पूरी फैक्ट्री के लिए चलाना पड़ती है, क्या आप उस प्रोडक्शन पे एलोकेट कर सकेंगे? डिफिकल्ट होगा कि आप उस दिन कितने मार्कर्स आपने प्रोड्यूस किए तो आप उसके ऊपर ये कॉस्ट ट्रेस और चार्ज कर सकें। तो इसलिए ये कॉस्ट तो हमें चार्ज करनी है, बट इन कॉस्ट को हम इनडायरेक्ट कॉस्ट कह देंगे, हम डायरेक्ट कॉस्ट नहीं कहेंगे। यहाँ इनडायरेक्ट कॉस्ट को अलग करने का मकसद ये नहीं है कि हम उसको अपनी कॉस्ट में शामिल नहीं कर रहे हैं, हम अपनी कॉस्ट में तो शामिल कर रहे हैं, सिर्फ प्रेजेंटेशन उसकी अलग अलग कर देंगे कि इनको हम डायरेक्ट कह रहे हैं और कुछ ऐसी कॉस्ट है जिसको हम ट्रेस नहीं कर सकेंगे, उनको इनडायरेक्ट कह रहे हैं। अदरवाइज हमारी टोटल कॉस्ट का हिस्सा वो दोनों कॉस्ट होंगी। So these costs are not easily traceable to cost object and cannot be conveniently measured over cost unit. Such costs are called indirect cost or factory overheads. इसको आप manufacturing expenses भी कह सकते हैं। अब आइए थोड़ी सी आपके साथ एक एक्टिविटी करते हैं इसमें। तो आप ये बताएं कि इसमें कौन से ओवरहेड्स, हमने जैसे बात की ओवरहेड्स कैन बी ऑफ टू टाइप्स, फैक्ट्री ओवरहेड्स और नॉन प्रोडक्शन ओवरहेड्स। तरह से देखते हैं कि एडवर्टाइजिंग बोर्ड है, एक आपकी बिल्डिंग है और कुछ ड्रम्स में ऑयल है। नॉन प्रोडक्शन ओवरहेड्स क्या है? नॉन प्रोडक्शन ओवरहेड्स वो तमाम ओवरहेड्स हैं जो फैक्ट्री के अंदर नहीं इनकर हुए। तो वो कौन कौन से हो सकते हैं? एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स, जो आपका कोई ऑफिस है, अज्यूम करें अगर आपकी ऑफिस बिल्डिंग है और इस ऑफिस बिल्डिंग में अगर आपने कुछ एक्सपेंसेस किए हैं तो यकीनन वो फैक्ट्री में नहीं हुए, इनको आप एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स कह सकते हैं। कुछ आपके सेलिंग ओवरहेड्स हैं जो आपने ना इस ऑफिस में किए हैं ना फैक्ट्री में किए हैं, बल्कि अपने गुड्स को और यूनिट्स को बेचने के लिए किए हैं, तो वो यकीनन आपके सेलिंग ओवरहेड्स हो सकते हैं। तो इसका मतलब है हमारे पास टोटल ओवरहेड्स के भी
तीन कंपोनेंट्स हो गए, नंबर 1 फैक्ट्री में होने वाले एक्सपेंसेस, नंबर 2 एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पसेस के लिए होने वाले एक्सपेंसेस एंड नंबर 3 सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन से के लिए होने वाले एक्सपेंसेस। अब अगर हम ये देखें कि इसमें से कौन सी कॉस्ट को आप किस हेड में क्लासिफाई करेंगे, इसमें से कौन सा फैक्ट्री ओवरहेड है और कौन सा एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड है और कौन सा सेलिंग है। नंबर 1 इज सेलिंग ओवरहेड एंड नंबर 2, क्योंकि ये ऑफिस बिल्डिंग है, इसमें फैक्ट्री का कोई काम नहीं हो रहा, दिस इज एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड। नंबर 3, यहाँ ऑयल है, ऑयल यकीनन फैक्ट्री से रिलेटेड होगा और ये ऑयल प्रोडक्शन में इस्तेमाल होगा, तो दिस इज फैक्ट्री ओवरहेड। इनडायरेक्ट कॉस्ट ऑफ मटेरियल एंड लेबर आर चार्ज टू फैक्ट्री ओवरहेड। तो पिछले दो स्लाइड्स में जो हमने बात की थी, तो हमने कहा था कि इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर आर नॉट ट्रेसेबल और कन्वीनियंटली मेजर्ड, तो इसका मतलब है वो फैक्ट्री ओवरहेड्स में जाएंगे। एक और एग्जांपल, दिस इज वेयर हाउस, ये कोई फैक्ट्री में हो सकते हैं, सुपरवाइजर हैं, ये ऑफिस स्टाफ है। ये सेलिंग ओवरहेड है क्योंकि मेरी जो फिनिश गुड्स हैं वो यहाँ जाके स्टोर होती हैं, ये वेयर हाउस है, तो इसलिए ये मेरा सेलिंग एक्सपेंस है। ये मेरा फैक्ट्री ओवरहेड है एंड ये मेरा एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड है, बिकॉज ये स्टाफ, इसमें HR, IT के लोग हो सकते हैं या अकाउंटेंट हो सकते हैं, इसमें जो हमारी बुक कीपिंग कर रहे हो, ये तमाम स्टाफ भी मुझे रखना जरूरी है। तो वेयर हाउस रेंट, स्टोरेज फिनिश गुड्स चार्ज टू सेलिंग ओवरहेड, वेज ऑफ मशीन मैकेनिक इज चार्ज टू FOH, स्टाफ ऑफ जनरल ऑफिस जिसमें अकाउंट्स, HR, IT आर चार्ज टू एडमिन ओवरहेड। अनदर एग्जांपल, ये 3 इमेजेस जिसमें ये कुछ फैक्ट्री के स्पेयर पार्ट्स मशीन के नजर आ रहे हैं आपको, यहाँ पे कुछ आपको गुड्स पैक हुई हुई तैयार नजर आ रही हैं और ये कुछ टूल्स नजर आ रहे हैं। तो इसमें आपने ये आइडेंटिफाई करना है कि कौन सी चीज फैक्ट्री ओवरहेड में जाएगा और कौन सा एडमिनिस्ट्रेटिव और कौन सा सेलिंग में। ये क्योंकि फैक्ट्री मशीन से रिलेटेड है तो यकीनन दिस इज फैक्ट्री ओवरहेड, दिस इज सेलिंग ओवरहेड। ये सेलिंग ओवरहेड क्यों है? ये फिनिश गुड्स हैं जो वेयर हाउस में आपने स्टोर कर दी हैं, पैक गुड्स हैं और ये अब बेचने के लिए तैयार हैं। तो अगर आप वेयर हाउस का रेंट पे कर रहे हैं और वेयर हाउसिंग के लिए है, तो इसका मतलब आप इनको क्या कह रहे हैं? सेलिंग ओवरहेड। इसी तरह से फैक्ट्री ओवरहेड, इसको भी क्यों कहेंगे हम? क्योंकि ये टूल्स हैं और ये टूल्स फैक्ट्री के अंदर मशीन के लिए, मेंटेनेंस के लिए इस्तेमाल होते हैं। तो स्टोर्स एंड स्पेयर्स आर चार्ज टू फैक्ट्री ओवरहेड, फोकलिफ्ट डेप्रिसिएशन और रेंट, स्टैकिंग ऑफ फिनिश गुड्स, सेलिंग ओवरहेड। इसी तरह से मशीन मेंटेनेंस, टूल्स आर चार्ज टू फैक्ट्री ओवरहेड्स। नेक्स्ट एग्जांपल, फिर आपके सामने इस वक्त 4 इमेजेस हैं। इन 4 इमेजेस में एक ये इलेक्ट्रिसिटी है जो कि ग्रिड से आ रही है, एक गैस है जो कि यकीनन कहीं ना कहीं आप यूज करेंगे, फिर एक डिस्ट्रीब्यूशन है और फिर एक फैक्ट्री का सेटअप है। तो इसमें यकीनन ये प्रोडक्शन से रिलेटेड है, तो फैक्ट्री ओवरहेड, ये भी फैक्ट्री ओवरहेड, दिस इज ऑल्सो फैक्ट्री ओवरहेड एंड दिस इज द सेलिंग एक्टिविटी, क्योंकि जब आप गुड्स तैयार करके बेचने के लिए जा रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं इसकी, तो ये एग्जांपल्स आपको कुछ आप समझने में हेल्प करेंगी। यूटिलिटीज, इलेक्ट्रिसिटी, गैस आर फैक्ट्री ओवरहेड, फैक्ट्री रेंट और फैक्ट्री डेप्रिसिएशन इज फैक्ट्री ओवरहेड, कैरेज आउटवर्ड, डेप्रिसिएशन ऑन डिस्ट्रीब्यूशन व्हीकल इज अ सेलिंग ओवरहेड। अब हम क्विकली इसको अगर रीकैप करें तो हमने कहा कि हम एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट हमारे 3 हैं, मटेरियल, लेबर एंड फैक्ट्री ओवरहेड। मटेरियल को 2 हिस्सों में हम क्लासिफाई करते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट मटेरियल को हम कहाँ ले जाते हैं? फैक्ट्री ओवरहेड में। लेबर के भी 2 कंपोनेंट्स हैं, डायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट लेबर। इनडायरेक्ट लेबर को हम कहाँ ले आते हैं? फैक्ट्री ओवरहेड में। तो इसका मतलब है ये 2 इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस बाकी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस की तरह फैक्ट्री ओवरहेड में आ जाते हैं। फिर इसके अलावा हमने देखा फैक्ट्री रेंट, फैक्ट्री डेप्रिसिएशन, फैक्ट्री यूटिलिटीज, फैक्ट्री इंश्योरेंस, मशीन मेंटेनेंस, अदर फैक्ट्री एक्सपेंसेस। जितने भी एक्सपेंसेस जिनका ताल्लुक फैक्ट्री से होगा वो सब इधर आ जाएंगे, जिनको आप मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस भी कहते हैं। दिस इज कॉल्ड फैक्ट्री ओवरहेड। नॉन प्रोडक्शन ओवरहेड में हमने कहा 2 हिस्से हो सकते हैं, एक एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड जिसमें ऑफिस का रेंट हो सकता है, ऑफिस सैलरीज हो सकती हैं, ऑफिस डेप्रिसिएशन हो सकती है और सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड हो सकते हैं। उसमें आपकी सेल्स स्टाफ का कमीशन हो सकता है, उनकी सैलरीज हो सकती हैं, वेयर हाउसिंग हो सकती है और एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस हो सकता है। सो दिस इज द कंप्लीट फ्रेमवर्क ऑफ एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट। और एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट कहाँ आके किस तरह से रिकॉर्ड होते हैं? तो हमारे कॉस्ट के कितने कंपोनेंट्स हो गए, अगर हम एक क्वेश्चन करें तो आपको बात और क्लियर होगी। दिस इज द क्वेश्चन। मटेरियल की कॉस्ट के लिए हमने लिख दिया 50,000 टोटल थी और डायरेक्ट मटेरियल हमें गिवन था 46,000। तो अगर 46 और ये 50 है तो रिमेनिंग क्या होगा? 4,000 इज इनडायरेक्ट मटेरियल। इसी तरह से लेबर कॉस्ट इज 75,000 एंड डायरेक्ट लेबर कॉस्ट इज नॉट गिवन, इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट इज गिवन। सो हमने माइनस करके निकाला कि 60,000 इज द डायरेक्ट लेबर एंड
दिस इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट इज गिवन। तो आपने 75 माइनस 15 किया तो 60,000 आपकी डायरेक्ट लेबर कॉस्ट हो गई। ओवरहेड्स, अब ओवरहेड्स में हमें टोटल वैल्यू भी नहीं मालूम, लेकिन हमें यहाँ पे डिफरेंट तरह के एक्सपेंसेस गिवन है। हम अगर रेलेवेंट जगह पे उनको प्लेस कर दें तो हमें ये पता चल जाएगा कि कौन से फैक्ट्री ओवरहेड्स हैं और कौन से नॉन फैक्ट्री ओवरहेड्स हैं। तो हम उनको सम करेंगे और यहाँ पे फिर लिख लेंगे। तो इनडायरेक्ट मटेरियल ऐसी कॉस्ट थी जो यहाँ आनी चाहिए, या इनडायरेक्ट मटेरियल 4000 मैंने यहाँ मेंशन कर दिया। फिर इसी तरह से इनडायरेक्ट लेबर भी फैक्ट्री ओवरहेड में चार्ज होता है, तो इसको भी यहाँ लिख देते हैं 15,000। तो हमने दो कॉस्ट यहाँ से, एक ही 15,000 और इसमें से 4,000 यहाँ लिख दी। मशीन डेप्रिसिएशन ये कहाँ जाना चाहिए? यकीनन मशीन डेप्रिसिएशन भी 8,000 फैक्ट्री ओवरहेड में आना चाहिए। फैक्ट्री बिल्डिंग डेप्रिसिएशन भी FOH में आना चाहिए। नेक्स्ट वन इज ऑफिस डेप्रिसिएशन। अब ऑफिस डेप्रिसिएशन इज नॉट रिलेटेड टू फैक्ट्री, ये फैक्ट्री से रिलेटेड नहीं है, तो ये यकीनन एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स होंगे या सेलिंग ओवरहेड्स होंगे। सेलिंग ओवरहेड्स हो नहीं सकते क्योंकि ये ऑफिस डेप्रिसिएशन की बात हो रही है, तो ऑफिस तो आपका एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क करता है, तो इसलिए डेप्रिसिएशन ऑफ 12,000 हम यहाँ लिख देते हैं। कमीशन ऑन सेल्स, ये आपका सेल्स स्टाफ है, यकीनन ये फैक्ट्री का एक्सपेंस नहीं है, ये सेलिंग ओवरहेड है, तो इसको यहाँ मेंशन कर देते हैं 5,000। फिर इसके बाद आपका ऑयल एंड फ्यूल, नाम से जाहिर है कि फैक्ट्री से रिलेटेड एक्सपेंस है, तो आप इसको यहाँ ले आए। फिर इसके बाद हेड ऑफिस सैलरीज, ये भी नेम से पता चल रहा है हेड ऑफिस की बात हो रही है, तो यकीनन एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड होगा, इसको यहाँ लिख देते हैं। फिर इसी तरह से फैक्ट्री इलेक्ट्रिसिटी इज 20,000, इस इलेक्ट्रिसिटी को फैक्ट्री से ताल्लुक है इसका, तो यहाँ लाना चाहिए हमको, और इसको हम फैक्ट्री इलेक्ट्रिसिटी 20,000 यहाँ मेंशन कर देते हैं। एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस 10,000 इज अगेन सेलिंग एक्सपेंस, क्योंकि एडवर्टाइज करेंगे तो आपकी गुड्स बिकेंगी, तो इसलिए इनको यहाँ मेंशन कर देते हैं। अब अगर हम इन सारे हेड्स का टोटल कर लें, इन तीनों का, FOH का, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स का और सेलिंग ओवरहेड्स का, तो हमें वैल्यूज मिल जाएंगी। इसका टोटल करते हैं, दिस इज 62,000। 62,000 हमने यहाँ वैल्यू लिख दी बिकॉज ये हमें मालूम नहीं थी। इसी तरह से एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स का अगर टोटल करें तो इट्स वर्क्स आउट टू बी 67,000, और 15,000 इनका टोटल कर लें तो ये कहाँ मेंशन करेंगे हम? इन दोनों वैल्यूज को प्लस कर रहे हैं आप 67 और 15 को प्लस करके 82,000 आपने नॉन प्रोडक्शन ओवरहेड्स कर दिया या नॉन फैक्ट्री ओवरहेड्स कर दिया। तो ये फैक्ट्री ओवरहेड्स का टोटल है, ये नॉन प्रोडक्शन ओवरहेड्स का टोटल है। इन दोनों का टोटल इज टोटल ओवरहेड्स। टोटल ओवरहेड्स आपके कितने हो गए? 1,44,000। तो आपको पता चला कि आपकी मटेरियल की टोटल कॉस्ट 50 थी, लेबर की टोटल कॉस्ट 75 थी, ओवरहेड्स आपके टोटल थे 144। 50 में से आपने दो हिस्से किए, 46 डायरेक्ट, 4,000 इनडायरेक्ट। लेबर के भी आपने दो हिस्से किए, डायरेक्ट 60,000 एंड इनडायरेक्ट 15,000। इनडायरेक्ट कंपोनेंट्स को आप हमेशा फैक्ट्री ओवरहेड में लेके आते हैं, तो आप इन दोनों इनडायरेक्ट कंपोनेंट्स को फैक्ट्री ओवरहेड्स में लेके आ गए, और बाकी जितने भी एक्सपेंसेस थे उसको आपने उनको सेग्रीगेट किया और इन 3 डिफरेंट हेड्स में चार्ज कर दिया। वो 3 डिफरेंट हेड्स कौन से हैं? या तो वो फैक्ट्री ओवरहेड हो सकता था, या फिर वो एडमिनिस्ट्रेटिव हो सकता था, या वो सेलिंग हो सकता। अब ये देखते हैं कि इसमें से कितनी कॉस्ट है जो सिर्फ फैक्ट्री से रिलेटेड है। ये जो रेड आउटलाइन है ये रिप्रेजेंट कर रही है ओनली फैक्ट्री कॉस्ट, तो हमने इसमें कौन सी कॉस्ट नहीं ली? एडमिनिस्ट्रेटिव और सेलिंग। इसके अलावा हमने जितनी कॉस्ट ली है वो हमारी सारी फैक्ट्री कॉस्ट कहलाएगी, राइट। तो अगर मैं इसको ऐसे लिखूं कि हमारी डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट इज 46,000 एंड डायरेक्ट लेबर कॉस्ट इज 60,000, देन फैक्ट्री ओवरहेड्स हमारे 62,000 जो यहाँ से आ गए। तो टोटल कॉस्ट हमारी अभी कितनी आएगी जरा देखते हैं। एडमिन ओवरहेड्स आर 67,000, सेलिंग ओवरहेड्स आर 15,000, तो द टोटल कॉस्ट हमारी कितनी हो जाएगी? 250,000। इन सब का अगर सम कर लें, लेकिन अगर मैं आपसे ये पूछूं कि इस रेड आउटलाइन की कॉस्ट विच इज कॉल्ड फैक्ट्री कॉस्ट वो कितनी है, तो आपको क्या करना चाहिए? आपको ये करना चाहिए कि सिर्फ डायरेक्ट मटेरियल लें, डायरेक्ट लेबर लें और फैक्ट्री के एक्सपेंसेस लें। तो ये फैक्ट्री के एक्सपेंसेस, इन 3 कॉस्ट को अगर हम सम कर लें तो क्या बनेगा? फैक्ट्री कॉस्ट विच इज 168,000। हमने क्या किया? इन दोनों कॉस्ट को नहीं लिया क्योंकि हम सिर्फ क्या पूछ रहे हैं? फैक्ट्री कॉस्ट। लेकिन अगर हम इन दोनों कॉस्ट को भी ले लेंगे तो क्या बन जाएंगी? टोटल कॉस्ट। नाउ यू कैन प्रैक्टिस। अब आपको एक करना चाहिए, इस क्वेश्चन को 4th अटेम्प्ट करें और इसमें जितने भी ये आइटम्स गिवन है इसमें से आपने आइडेंटिफाई करना है कि फैक्ट्री एक्सपेंसेस कौन से हैं, एडमिन एक्सपेंसेस कौन से हैं एंड सेलिंग एक्सपेंसेस कौन से हैं। सो वेरी इजी क्वेश्चन, वी आर फॉलोइंग दिस बुक, और इस बुक में इसी तरह की बहुत सारी इलस्ट्रेशंस और एग्जांपल्स गिवन है। आप इससे प्रैक्टिस करें। इसका पेज नंबर 9
क्वेश्चन 3 आपको ट्राई करना चाहिए। दिस इज क्वेश्चन 3, इसका सोल्यूशन भी आपको इसी में मिल जाएगा। और स्टूडेंट्स अगर साथ साथ इसको प्रैक्टिस करते जाएंगे तो आप यकीन रखें कि आपके कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे डेवलप होंगे। इस क्वेश्चन को करने के बाद आपने इसका क्वेश्चन 2 भी करना है इसी तरीके से जैसे अभी पीछे एक्सप्लेन किया है। फैक्ट्री कॉस्ट भी निकालें और टोटल फैक्ट्री ओवरहेड्स भी कैलकुलेट करें। कंप्यूटेशन के लिए आप डिफरेंट फॉर्मेट्स यूज कर सकते हैं, वो आपकी चॉइस है, लेकिन आप इसका सोल्यूशन भी पेज नंबर 9 पे क्वेश्चन 2 एंड 3 आप सॉल्व करने के बाद चेक कर सकते हैं। यू कैन सब्सक्राइब दिस चैनल, आप इसको क्लिक करें, सब्सक्राइब को प्रेस करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर देंगे तो आपको इंटीमेशन मिलती रहेंगी। थैंक यू।